हेलो एवरीवन, दिस इज अब्राम मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 मैथ। सो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10 की चैप्टर 3 दो चर वाली रैखिक समीकरण। दो चर वाली रैखिक समीकरण में होता क्या है, सब कुछ चैप्टर के नाम में ही छुपा है। दो चर यानी कि हमारे पास दो चर होंगे। जनरली किताबों में या हम जो यूज़ करते हैं वो एक्स और वाई करते हैं। चर क्या होता है? चर उसको कहते हैं जिसका कोई निश्चित मान ना हो, उसको चर कहते हैं। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है? जब चर की अधिकतम घात एक होगी उस समीकरण को रैखिक कहते हैं। जैसे x की घात 1 या y की घात 1 ऐसे लिखी होगी, और ये नहीं भी लिख सकते, ऐसे भी लिखा होता है। जो पहले से ही मेंशन है कि ये घात 1 है, तो जब दो चर की घात 1 होगी तो उसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक। और समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है जब समीकरण उसमें बराबर का साइन आएगा। बहुपद में बराबर का साइन नहीं था, समीकरण में बराबर का साइन जरूर आएगा। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण से मतलब यही है कि जिसमें दो चर हो और उनकी घात 1 हो और वो बराबर के साथ आएंगे, जिसमें बराबर का निशान आएगा। ठीक है, तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन। दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप होता है। कि मानक या व्यापक रूप क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो मानक या व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, या a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा 3x प्लस के 2y प्लस के इक्वल टू 6, या फिर 2x माइनस के 6y प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो हमको इन इक्वेशन के a1 की वैल्यू क्या है? इसमें 3, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 6 नहीं है। इसको बराबर से इधर लाना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो c है वो बराबर से इधर है, और जब ये 6 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का साइन का है, इधर माइनस का हो गया आएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है? 3, b1 की वैल्यू क्या है? 2 और c1 की वैल्यू क्या है? माइनस के 6, क्योंकि बराबर से इधर हो के आएगा तो अपना साइन चेंज करके आएगा। ऐसे ही इसमें a2 की वैल्यू क्या है? 2, b2 की वैल्यू क्या है? -6 और c2 की वैल्यू क्या है? 6। इस बार प्लस का 6 है क्योंकि इस बार ऑलरेडी बराबर से इधर है। तो अब इनके गुणांक, इसमें एक बात की जाती है गुणांक की। गुणांक होता क्या है? गुणांक होता है गुणा प्लस अंक, गुणा प्लस अंक। ऐसा अंक जो गुणा में लिखा गया हो। और x के गुणा में क्या लिखा है यहाँ? a2, तो x का गुणांक a2 हो गया। y के गुणा में क्या लिखा है? b2, तो y का गुणांक b2 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे x के गुणा में कौन है? 2, तो ये 2 है, इसका गुणांक है। यहाँ पे y के गुणांक में क्या है? y का गुणांक क्या है? -6 है, 6 नहीं है अकेला, -6, तो y का गुणांक -6 हो गया। यहाँ पर y का गुणांक 2 हो गया, x का गुणांक 3। जो गुणा में लिखा गया हो उसको गुणांक कहते हैं। इन गुणांकों के अनुपात से कुछ कंडीशन बनती है, जिसमें आपने सुना होगा संगत है, असंगत है, संपाती है, समांतर है, अद्वितीय हल। इन रेशियो के अनुपात से 3 तरह के हल निकलते हैं। इन रेशियो के अनुपात से, इन इक्वेशन के रेशियो के अनुपात से 3 तरह के हल निकलते हैं। वो हल देखते हैं। रैखिक समीकरण के गुणांकों के अनुपात से कुछ हल बनते हैं, 3 तरह के हल बनते हैं। उनमें सबसे पहला हल देखते हैं कैसे होता है। जब रैखिक समीकरण क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब इनके गुणांकों के गुणांक क्या है? x का गुणांक यहाँ पे क्या है? a1, और x का गुणांक क्या है यहाँ पर? a2। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। जब ये a1 अपॉन a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के अनुपात से, तो इसमें से केवल एक हल होगा। इसको क्या कहते हैं? केवल एक हल। और इसके दूसरे नाम अद्वितीय हल से भी जानते हैं, इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। और जो युग्म होंगे वे संगत युग्म होंगे, और ग्राफ में रेखा प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी सबकी घात क्या है? 1-1 है। तो ग्राफ में क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी ऐसे।
सपोज करो ऐसे बन गई, जो दूसरी बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। तो ये सिर्फ एक ही बिंदु पे कट करेगी, सिर्फ एक ही बिंदु पे कट करेगी। जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें हम सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति कहते हैं और युग्म संगत मानते हैं, युग्म संगत मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 और x2 का गुणांक क्या है 3, ये बराबर नहीं है y का गुणांक -2 और y का गुणांक 4। तो यहाँ पर 1/3 है, या माइनस के 1/2 बन जाएगा, -2/4। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इस तरह की स्थिति को रैखिक समीकरण में अद्वितीय हल के नाम से जानते हैं, जिसका अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ एक हल होगा। वो साफ दिख रहा ग्राफ में, जहाँ पर ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको केवल एक हल के नाम से जानते हैं। और युग्म कैसे होंगे, युग्म संगत होंगे। तो ये रैखिक समीकरण का एक हल था। अब दूसरा हल देखते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे पता चलता है, जब हमारे पास दो समीकरण दी हो और उन समीकरण के जो कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, जो उन समीकरण के गुणांक होते हैं उनका अनुपात तीनों का बराबर होता है। जैसे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये a1 a2 b2 c2 है क्या, ये x y के गुणांक है और c क्या है, अचर पद है। ऐसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, a2 की वैल्यू क्या है 4, a1/a2 बराबर b1/b2 क्या है, b की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू क्या है -6 बराबर c1 की वैल्यू क्या है 6 और c2 की वैल्यू क्या है -12। नहीं, हमेशा हमें मानक रूप से कंपेयर करना पड़ेगा। अचरपद बराबर के इधर है और यहाँ पर अचरपद बराबर के उधर है, तो हमको इसको इधर लाना पड़ेगा, मानक रूप से मिलाना होगा। और जब ये -12 बराबर से इधर आएगा +12 हो जाएगा, तो ये हमारा C2 हो जाएगा और ये +12 आ गया। बच्चा अक्सर इसी में गलती करता है, ये -12 लिख देता है। तो हमें हमेशा समीकरण को मानक रूप से मैच करना होगा और जो उधर बराबर से उधर होगी उसे बराबर से इधर लाना होगा। बराबर से इधर ला के जो भी साइन बनेगा उसका, माइनस वाली बराबर से इधर आके प्लस बनेगी, तो -12 इधर आके +12 हो गया, वो लिख दिया। अब देखो इस सब का एक ही मतलब है, ये भी 1/2 है, माइनस से माइनस गया 1/2, ये भी 1/2, 6 दूनी 12। तो तीनों अनुपात क्या है, सेम है। जब तीनों अनुपात सेम होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसी को ही अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं और इसको आश्रित संगत कहते हैं, इसको आश्रित संगत कहते हैं, इसको आश्रित संगत कहते हैं। और ग्राफ में रेखा एक के ऊपर दूसरी होगी। क्या मतलब है इसका, ग्राफ में जो इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ये y हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। ग्राफ में रेखा एक दूसरे के ऊपर होगी। सपोज करो ये कोई ग्राफ ऐसे बन गया, हमें पता है रेखा ही बनेगी क्योंकि उसकी घात 1 है। अब जो दूसरी रेखा होगी वो इसके ऊपर आएगी बिल्कुल, ये दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर आएगी, इसलिए तो कहा इसने अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब दो रेखा आपस में कटती है वही उन दोनों रेखा के समीकरण का हल होता है। यहां पर तो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखो कोई सा भी बिंदु उठा लो आप, दोनों कट रही, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही, यानी कि अपरिमित रूप से। इस लाइन अपरिभाषित बिंदु है, हर बिंदु इस समीकरण का हल होगा, इसलिए कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन है। जब रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता तो उसकी स्थिति क्या होती है, देखो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये मानक रूप है रैखिक समीकरण का। जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, तब इस कंडीशन को कहते हैं हम कोई हल ना होने की कंडीशन है।
और इसको असंगत युग्म कहते हैं। और ग्राफ में एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से समझो, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ 2, a2 की वैल्यू क्या है 4 इक्वल, b1 की वैल्यू क्या है -3, b2 की वैल्यू क्या है -6 इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है 6 और c2 की वैल्यू प्लस के 12 नहीं माइनस के 12, क्योंकि हमें हर समीकरण को मानक रूप से मिलाना पड़ता है। यहां पर c2 बराबर के इधर है तो ये 12 भी बराबर के इधर ही लेना। तो जब ये प्लस का बराबर के इधर आएगा तो माइनस के 12, तो ये तो 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये माइनस के 1/2 है। तो इसलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसको समांतर रेखा के रूप में देखा जाता है और इसका कोई हल नहीं होता और इसको असंगत युग्म कहते हैं। और ग्राफ में देखते हैं कैसे दिखेगी, ये y है, ये x है, एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होगी। सपोज करो ये रेखा ऐसे चली गई तो इसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा होगी। और समांतर की होने की पहचान क्या है, इन दोनों लाइन के बीच में जितना डिफरेंस अंतर यहां होगा उतना ही अंतर दूसरी एंड पे मिलेगा। तो ये रेखा एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कोई हल नहीं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती ही नहीं तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं मिलेगा। तो तीनों हल हमने पढ़ लिए। अद्वितीय हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होते हैं, और कोई हल ना होने की कंडीशन क्या है। अब इन समीकरणों को सॉल्व करना सीखते हैं। उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वृत्तगुणन विधि। एक एक एग्जाम्पल से तीनों को समझते हैं। रैखिक समीकरण में चर का मान निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। उनमें सबसे पहला तरीका विलोपन विधि है। विलोपन विधि में क्या होता है कि x + y = 5 ये एक समीकरण है, 2x - 3y = 4 ये दूसरी समीकरण है। विलोपन विधि में हम गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक प्लस का y है और एक माइनस वाला y है, -3y। हम क्या करेंगे, इसके गुणांक की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो गुणांक इक्वल भी हो जाएंगे और अपोजिट नेचर के भी हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं 3x प्लस के 3y = 5 या 15, और ये इक्वेशन सेम निकाल लो और इसके गुणांक के नीचे मल्टीप्लाई कर दो। हमें किसी एक चर के गुणांकों की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करनी पड़ती है। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन से कर दी और इसके मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन से कर दी। तो 2 × 1 = 2x - के 3y और 4 × 4, इक्वेशन ये बन के आ गई। अब क्या करते हैं हम, एक इक्वेशन अगर साइन ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो हम साइन को जैसा है ऐसे ही छोड़ देते हैं और उनको जोड़ देते हैं। 3y - 3y कितना हो गया 0, और 3x + 2x जोड़ने पर तो 3x और 2x कितना हो गया 5x बराबर 15 और 4 कितने हो गया 19। ये x मल्टीप्लाई में डिवाइड से इधर डिवाइड होके जाएगा 19/5। x का मान निकल गया। अब इस x की वैल्यू को आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में, वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो करते हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी 19/5 प्लस के y = 15। अब ये प्लस का इधर बराबर से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y = 5 - के 19/5। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। 5 × 5 = 25 - 19/5, 25 में से 19 क्या 6, y की वैल्यू 6/5। ऐसे ही x और y की वैल्यू को
निकालने के एक तरीका हमने सीख लिया। अब दूसरा तरीका सीखते हैं, प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं सीखते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित कर दिया, एक चीज़ को हटाकर दूसरी चीज़ को ले आना। हम यहाँ से क्या करेंगे, y के वैल्यू के निकाल लेंगे, y इक्वल टू 5, ये पॉजिटिव x, इधर क्या होगा नेगेटिव x। अब इस y की वैल्यू को उठा के जिस इक्वेशन से निकाली उसके दूसरी इक्वेशन में रखते। ये पहली इक्वेशन से निकाली तो दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, तो 2x माइनस के 3y की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस x इक्वल टू 4। दूसरी समीकरण में हमने y की जगह y की वैल्यू रख दी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 2x माइनस के 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल टू 4। अब देखो 3x से एक ये है 2x, इनके गुणांक को जोड़ लो, 2 और 3 5, और दोनों प्लस के थे इसलिए जुड़े। माइनस के 15 इक्वल टू 4, ये माइनस 15 बराबर से उधर जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 और 15 19, और ये x मल्टीप्लाई में था ये भाग में चला गया, x बराबर 19/5। विलोपन विधि से भी यही x का मान आया था। अब इस x के मान को किसी भी इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितने 19/5 रख दो, 19/5 प्लस के y इक्वल टू 5, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस के 19/5। अब इन भिन्न को घटा लो, y इक्वल टू 5 5 25 माइनस के 19/5। सिंपल एलसीएम से कर लिया, y इक्वल टू कितना आ गया 6/5। y की वैल्यू जो विलोपन विधि से आई थी वही प्रतिस्थापन विधि से आई। वर्गगुणन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 रैखिक समीकरण का मानक रूप है। a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0, ये भी रैखिक समीकरण का मानक रूप है, कभी कभी इनको व्यापक रूप भी कहते हैं। तो x y और 1 लिखेंगे ऐसे, फिर b1 c1 a1 b1 कोफिशिएंट है, ये b2 c2 a2 b2 ये क्या है गुणांक और अचर पद है, ठीक है। फिर क्या करते हैं x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस c1 गुना b2 बराबर y अपॉन c1 a2 की मल्टीप्लाई करते हैं a1 c2 की, इनके बीच में माइनस लगाते रहते हैं, a1 b2 माइनस b1 a2। ऐसा करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक बार x के 1 के बराबर रखते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन x b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर है 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। फिर y को दोनों इसके बराबर रखते हैं, y c1 a2 माइनस 1 c2 बराबर है 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ऐसा करने से यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी। तो वर्गगुणन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आपको कोई एक चर और दे देगा और कहेगा कि p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल भी पूछ सकता है, यहाँ पर हम अद्वितीय हल की करेंगे। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या थी, अद्वितीय हल की कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2। ये क्या है, ये रैखिक समीकरण के गुणांक है। ऐसे हम इसके लिखते हैं 4/2 बराबर नहीं होने चाहिए p/2 के। अब यहाँ पर तुलना करो, 2 यहाँ है 2 यहाँ है और बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 4 है, तो ये अगर p की वैल्यू 4 होगी तो अद्वितीय हल नहीं होने का। और उसने पूछा अद्वितीय हल होंगे, तो p इक्वल टू 4 ना हो, p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी रख सकते हो।
अगर आपने p की वैल्यू 4 रख दी तो ये बराबर हो जाएंगे 4/2 और 4/2। p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी हो तो अद्वितीय हल होंगे। तो इसलिए p नॉट इक्वल टू 4, p बराबर नहीं है 4 के, तो अद्वितीय हल होंगे। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन अपरिमित रूप से अनेक हल होने के आ जाए, p के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।